Good morning, students. Today I am here with a new chapter of second term syllabus, chapter 5, Responsibilities of a Good Citizen, part 2. So, today we will study about this chapter. So, come with me and focus here. Now come to the chapter Responsibilities of a Good Citizen Part 2. First topic is Participation in Election. चुनाव में भागीदारी. Schools are the nurseries to learn the initial lessons of democracy and the democratic norms and procedure. विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे हम लोकतांत्रिक नियमों और प्रक्रियाओं के प्रारंभिक पाठों को सीखते हैं. School elections are meant for learning the principles of democracy. विद्यालयों में चुनाव का मतलब होता है लोकतंत्र के सिद्धांतों को सीखना. Next is democracy. What is democracy? Democracy is a system in which the government of a country is elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंट्री के गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा. Now look at here. At a school level, students can be motivated to participate in school elections to elect a class monitor or prefect. स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सकता है स्कूल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और वो क्लास द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं मॉनिटर या फिर प्रीफेक्ट पोस्ट के लिए. नाउ come to the next point. These elections processes will inculcate a sense of responsibility in the students. और इस इलेक्शंस प्रोसेस से ही स्टूडेंट्स के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है. नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. सपोर्ट एंड vote. Also, the students will be made familiar with the whole process of electioneering. और इसी दौरान स्टूडेंट पूरे प्रोसेस को समझ पाते हैं इलेक्शंस के, जिस प्रकार इलेक्शंस स्कूल में किए जाते हैं उसके पूरे प्रोसेस को स्टूडेंट अच्छे से समझ पाते हैं इसी दौरान. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मॉनिटरशिप. व्हाट इज़ मॉनिटरशिप? Monitorship provides practical lesson in leadership and management. अब स्टूडेंट्स को लीडरशिप और मैनेजमेंट समझने के लिए एक गाइडलाइन, एक प्रैक्टिकल लेसन की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें मॉनिटरशिप से मिलती है. मॉनिटरशिप प्रोवाइड्स करता है उन्हें एक प्रैक्टिकल लेसन जो कि उन्हें सिखा पाता है कि हाउ टू डू द लीडरशिप एंड द मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मॉनिटर एंड प्रीफेक्ट. A student can be good monitor if he possesses the following qualities. एक स्टूडेंट्स एक अच्छा मॉनिटर तभी कहलाएगा जब वो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को फॉलो करे. Here is given so many qualities in the page number 41. So first one is understanding. A class monitor or prefect has to be understanding and considerate about other students and their needs. अब जो क्लास मॉनिटर होते हैं या फिर आप प्रीफेक्ट कह लो, प्रीफेक्ट दैट मीन्स जो मैंने पहले भी आपको बताया, प्रीफेक्ट मीन्स प्रधान. तो वो जो क्लास मॉनिटर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, कंसिडरेट करते हैं अदर स्टूडेंट्स के नीड्स को, अदर स्टूडेंट्स की बातों को, राइट. तो ये एक अच्छे क्लास मॉनिटर की गुण होती है कि वो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके कि अदर स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरतें हैं और अदर स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए, नीड हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में लुकआउट करना ये अच्छी क्लास मॉनिटर की पहचान होती है. नेक्स्ट इज ही और सी शुड बी एबल टू गिव करेक्ट जजमेंट ऑन द मैटर एट हैंड. अब अंडरस्टैंडिंग में एक ये भी चीज़ होती है क्लास मॉनिटर में कि वो उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो करेक्ट जजमेंट कर सके जो भी मैटर होते हैं क्लासेस में, ठीक है. तो सारा कुछ डिपेंड होता है क्लास इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर. ये डिपेंड करता है क्लास मॉनिटर के ऊपर कि वो कोई भी मैटर अगर देख रहे हैं, कोई भी जजमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो करेक्ट जजमेंट दें और हर एक स्टूडेंट्स की नीड को समझें. Next is second number point, fair minded or dispassionate.
अब जो सेकंड क्वालिटीज़ होती है जो एक मॉनिटर के अंदर होनी चाहिए वो ये होती है कि फेयर माइंडेड और डिस्पैशनेट। लाइक अ गुड मॉनिटर इज़ ऑलवेज अनबेस्ड एंड इम्पार्शियल। एक अच्छा मॉनिटर को हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए। ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए क्लास के लिए जो कि पार्शियल हो, जिसमें वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अवॉइड ना करते हुए अदर स्टूडेंट्स को अवॉइड करते हैं, उनकी नीड्स को अवॉइड करते हैं। सो दिस इज़ नॉट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मॉनिटर। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छे क्लास मॉनिटर को इम्पार्शियल होके ही जजमेंट करना चाहिए। he or she must not favor his her best friend and do wrong to the other। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें फेवरिज्म नहीं करना चाहिए, उन्हें करेक्ट जजमेंट देना चाहिए। सपोज उनके भी बेस्ट फ्रेंड होंगे क्लासेस में। अब ऐसा तो नहीं है कि क्लासेस में मॉनिटर के फ्रेंड नहीं होते, ओब्वियसली होते हैं। क्लास में मॉनिटर के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो उस टाइम इस बात को क्लास मॉनिटर को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को फेवर नहीं करना है, ना ही रॉन्ग डिसीज़न देना है अदर स्टूडेंट्स के लिए। जब भी वो डिसीजंस लेंगे, जजमेंट करेंगे तो हमेशा करेक्ट ही करेंगे। ये एक गुड मॉनिटर की आइडेंटिटी होती है। ही सी मस्ट बी फेयर इन हिज हर ट्रीटमेंट विद अदर स्टूडेंट्स। और वो बिल्कुल फेयर होंगे, जो भी अदर स्टूडेंट्स के ट्रीटमेंट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, उन सब में उन्हें फेयर जजमेंट करना पड़ेगा। थर्ड नंबर इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो जस्ट इन दिस पॉइंट just look at this, how to class monitor should be responsible. So just focus here. A good class monitor should be able to take responsibility of his her action। अब एक जो अच्छा क्लास मॉनिटर होता है उसे हमेशा क्या करना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होना चाहिए कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभा पाए। she also should be able to handle the mistakes done by other class students। और उनके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि अदर क्लास स्टूडेंट्स के थ्रू अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो उसे ईज़िली हैंडल कर सके। एक क्लास मॉनिटर, एक अच्छे क्लास मॉनिटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सिर्फ क्लास मॉनिटर बन जाना दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना भी पड़ता है। सो जस्ट द नेक्स्ट इज 4 number point, 4 number qualities। well disciplined। A good class monitor should be well disciplined and must not indulge in any kind of mischiefs। अब एक अच्छे क्लास मॉनिटर को वेल डिसिप्लिन्ड भी होना चाहिए, कोई इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए ताकि उसका इफ़ेक्ट अदर क्लास स्टूडेंट्स पे पड़े, राइट। नेक्स्ट इज 5th number point, not complaining frequently। A monitor should not complain to the teacher and again। She must report regarding the top 3 disturbing students each Friday। अब एक मॉनिटर को डायरेक्ट कंप्लेन नहीं कर देनी चाहिए टीचर्स को बार बार। सपोज क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और कंप्लेन बहुत सारे आने लगते हैं वन बाय वन, तो उस टाइम ये एक गुड मॉनिटर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पहले मैटर को अच्छे तरीके से समझे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का कंप्लेंट टीचर्स को अगेन एंड अगेन वो करते रहें। उनको खुद भी लुक आउट करना पड़ेगा मैटर पे कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कितना हैंडल कर सकते हैं उस मैटर को ईज़िली। और जो मैटर उनसे नहीं हैंडल होने वाला है तो वो अदर मैटर्स जो उनसे हैंडल नहीं होने वाला है उसके रिगार्डिंग वो टीचर्स को कंप्लेन करें। नॉट इन एवरी मैटर। she must report regarding the top 3 disturbing students each Friday। उन्हें एक ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहिए, एक ऐसा रूटीन बनाना चाहिए ताकि वो क्लास को अच्छे से हैंडल कर सके। जैसे कि उन्हें एक ऐसा रिपोर्ट रिगार्डिंग बनाना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स का जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। हर फ्राइडे के फ्राइडे ऐसे स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाना चाहिए और अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑल्सो माइनर इशूज़ कुड बी सॉल्व बाय द मॉनिटर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। और उसमें जो भी माइनर इश्यूज़ होते हैं ये मॉनिटर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद से उस मैटर को सॉल्व कर सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, कि अगर मैटर उतना बड़ा नहीं है जितना कि आप हैंडल ना कर सको, इफ़ यू कैन हैंडल द मैटर यू हैव टू बी। अगर मॉनिटर
उस मैटर को हैंडल कर सकते हैं तो ये बेस्ट है कि उनको उस मैटर को खुद ही लुक आउट करना चाहिए, खुद ही हैंडल करना चाहिए। मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट्स आ रहे हैं और वो बस एक लगातार कंटिन्यूसली वो टीचर्स को बस कंप्लेनिंग करते जा रहे हैं वन बाय वन, अगेन एंड अगेन सारे स्टूडेंट्स के बारे में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मैटर जो मॉनिटर खुद लुक आउट कर सकते हैं उसे वो खुद ही लुक आउट करके हैंडल करें, और ऐसा मैटर जो उनके बस में ना हो तो वो टीचर्स को रेफ़र करें, एक लिस्टिंग करें स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स हैं, और फिर वो टीचर्स को कंप्लेन करें। नेक्स्ट इज़ 6 number point, setting an example of others to follow. A monitor must be an ideal student. एक मॉनिटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक आइडियल स्टूडेंट कहलाता है टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर्स की नज़र में एक मॉनिटर का जो लुकआउट होता है वो एक आइडियल स्टूडेंट की तरह होता है। उसमें हर एक क्वालिटीज़ होती है ताकि वो सारे क्लासेस को एक मैनर वे में चला सके, अपने क्लासेस को वो एक मैनर वे में चला सके इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। ही सी शुड नॉट इंडल्ज इन टॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग द क्लास while at the same time writing the name of the students who do so. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मॉनिटर अपने पावर का मिसयूज़ करें। अगर वो मॉनिटर हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको इतनी पावर्स दी गई है कि वो क्लास में अननेसेसरी टॉक कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, क्लासेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो भी तब जब वो सेम टाइम पे राइटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू सो। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक तरफ मॉनिटर उनके नेम्स को राइट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद भी अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक मॉनिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऐसे एग्जाम्पल को सेट करे ताकि अदर स्टूडेंट्स भी उन्हें देखकर उनके गाइडलाइंस को देखकर फॉलो करे कि हाँ मॉनिटर ऐसे कर रहा है तो हमें भी ऐसे ही करना है। अगर मॉनिटर ही गलत चीज़ें करेगा, मॉनिटर ही मिसबिहेव करेगा, तो अदर स्टूडेंट्स भी उसे ही फॉलो करेंगे और वो भी वैसी ही एक्टिविटीज़ करेंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि मॉनिटर को अच्छे से बिहेव करना चाहिए मैनर वे में, और ना ही क्लास को डिस्टर्ब करना चाहिए। अपने पावर का मिसयूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो मॉनिटर को ही फॉलो करेंगे। लुक, सी दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी एंड टेक सम आइडियाज़ दैट how to other students follow to the monitor. Look at in this picture. Yeah. So next is private property and public property. What is private property? There is two types of property, private property and second one is public property. Here is given some examples, some pictures I have put it there, just you can see very easily. Public parks, trains, post offices, public schools, roads, these are the examples of public property. So now I am going to explain these properties. First one is private property. Private property refers to land or belonging owned by a person or group. This property is kept for inclusive use of an individual. अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है लाइक वो लैंड को रेफ़र करती है या फिर ऐसे पर्सन जो खुद बिलोंग करते हैं उस प्रॉपर्टी से। सपोज दैट ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम खुद बिलोंग करते हैं या किसी पर्सन द्वारा वो बिलोंग किया जाता है, ग्रुप द्वारा बिलोंग किया जाता है, राइट। किसी पर्सन्स का हो या ग्रुप का हो या हमारा खुद का हो, जिससे हमें ही इनकम हो, हमें ही नुकसान हो, राइट। प्रॉफिट लॉस जो भी हो उस प्रॉपर्टी से हमें ही हो, उसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं होता। तो ये जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है वो खुद की होती है, जिससे हमें ही प्रॉफिट होता है और हमें ही लॉस होता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स of these property on page number 42. The various things used by an individual in his day-to-day life, such as books, pencil, paper, toys, playing items, clock, radio, television, etc. all are part of private property. In fact, vehicles such as bicycle, scooter
and car used to commute from one place to another also come under the category of private property. All these are bought from personal income of an individual. Nobody can use these things without the permission of the owner. Such property is referred to as private property. अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी खुद की होती हैं, प्राइवेट होती हैं. बुक्स हो गई, पेंसिल्स हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको दिए थे. तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये हमारे किस चीज़ के हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी के हैं. ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इंडिविजुअली करते हैं, इसलिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई. जिसमें आपके व्हीकल्स भी आ जाते हैं, बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, ये भी हमारे खुद के होते हैं जिन्हें हम खुद यूज़ करते हैं, राइट. और इनके जो इनकम्स होते हैं वो भी हमें ही मिलते हैं, इंडिविजुअली ही मिलते हैं. उस नोबडी कैन यूज़ दिस थिंग्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर. कोई अदर पर्सन बिना परमिशन के इसका, बिना ऑनर के परमिशंस के इसका यूज़ नहीं कर सकते. ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. इसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट property is public property. What is public property? A property that is dedicated to public use and is a subset of state or country property is called public or national property. वो प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक को डेडिकेट की जाती है, पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक यूज़ के लिए होती है, और कहीं ना कहीं वो स्टेट और कंट्री का एक सबसेट भी कहलाती है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेट और कंट्री के थ्रू ही प्रोवाइड की गई है पब्लिक के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए. तो इसी टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें आपके पब्लिक रोड्स आ जाते हैं, पार्क्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, बसेस and train are some of them. Historical monuments भी कह सकते हैं आप. Historical monuments and places of heritage are also included in this category. No individual can claim ownership over these properties. The government spends a lot of money to maintain these properties. This money comes from the taxes paid by the citizens. Any wastage or damage of these properties is a loss of each and every citizen, as the government uses public fund to make such properties available to the general public. It's important that we should take care of public property. This is one of our duties and responsibilities as a good citizen. पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग क्लेम नहीं कर सकते ऑनरशिप के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है पब्लिक यूज़ के लिए, तो वो हम कभी उसको क्लेम कर ही नहीं सकते कि वो हमारी है. उस पर जो भी स्पेंड्स होता है सब गवर्नमेंट का होता है. लॉट्स ऑफ मनी टू मेंटेन दीज प्रॉपर्टीज़. ऐसी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी मनी स्पेंड करती है, लाइक पब्लिक रोड, ट्रेन एंड एक्सेट्रा, जो मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं यहाँ पे. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है. इसे हम क्लेम नहीं कर सकते. अगर इसमें कुछ डैमेजेस होते हैं, वेस्ट होता है, तो उसके टैक्सेस पे करने पड़ते हैं सिटीजन्स को. ऐसे भी नॉर्मल टैक्सेस जो होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है पब्लिक को, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक का भी फ़र्ज़ है कि उसके टैक्सेस को वो पे करें. एज ए सिटीज़न, एज बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और आवर कंट्री, दे हैव टू बी पेड द टैक्सेस. सो एज ए सिटीज़न हम लोगों को टैक्सेस को पेड करना चाहिए, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, राइट. और अगर कोई वेस्टेज या डैमेजेस होते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ में, या फिर किसी प्रकार का लॉस होता है, तो इसमें जिनके द्वारा भी ये चीज़ें हुई हैं, इसमें सारे सिटीजन्स जो हैं गवर्नमेंट द्वारा जो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा दिए गए इन पब्लिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उन्हें भुगतान करना होता है. अगर आपके थ्रू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वेस्ट होती है, डैमेज होती है, लॉस होती है, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी का केयर करें और उसे वेस्ट ना करें, डैमेज ना करें. दिस इज़ वन ऑफ आवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ गुड सिटीज़न. और
एक गुड सिटीज़न होने के साथ साथ ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस ड्यूटीज़ को ध्यान में रखें और इन बातों को फॉलो करें. नेक्स्ट इज़ caring for public property. So here is given some points, just look at here. अब हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का कैसे केयर कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम पब्लिक प्रॉपर्टी को अच्छे से केयर कर सकते हैं. जस्ट लुक एट हियर. It helps us to fulfill our needs. It is difficult to imagine life without these facilities. So we must learn to care for the public property. अब ये सारे पॉइंट्स को अगर हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लाइफ को इमेजिन करना विदाउट दीज फैसिलिटीज़. सो लुक एट हियर. Monuments and heritage. First point is, monuments and historical buildings are very important to understand our past. ये जो monuments और historical buildings होते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा important होते हैं हमारे पास्ट को समझने के लिए, क्योंकि पास्ट हमने तो देखा नहीं है. अब पास्ट रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो हम monuments और historical buildings के द्वारा ही समझ पाते हैं. These are an important part of our heritage and culture. ये हमारे heritage and culture का important part होता है. A huge amount of public money is spent to maintain the monuments and heritage sites that are found in our country. अब ये जो भी monuments हैं, heritage sites हैं जो हमारे country में पाए जाते हैं, जगह जगह पे हमारे country में ऐसे हेरिटेज साइट्स जो हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, इनके सारे मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं वो पब्लिक मनी के द्वारा ही किए जाते हैं. पब्लिक की ही एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पब्लिक मनी की ही बहुत बड़ी अमाउंट होती है जिन्हें हम स्पेंड करते हैं इनके मेंटेनेंस के लिए. दैट मीन्स कि हम जो पे करते हैं टैक्सेस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसी मनी को इन सारे चीज़ों के मेंटेनेंस में खर्च करती है, स्पेंड करती है, ताकि इनके मेंटेनेंस वो अच्छे से कर सके. सम पीपल deface them by writing their names on the walls. अब कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं जो वॉल्स पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, इन सब के ऊपर वॉल पे वो राइटिंग करते हैं. दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ सच अ रॉन्ग थिंग. ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरेबल थिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें देखकर हम अपने पास्ट को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं. अगर पब्लिक इन्हीं के ऊपर गंदगी फैलाने लगे, राइटिंग करने लगे, तो ये गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट इनके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चे करती है और वो पब्लिक के ही मनी होते हैं. पब्लिक के द्वारा जो पब्लिक जो पेड करते हैं टैक्सेस, उसी मनी को इन सारे चीज़ों के मेंटेनेंस में खर्च किया जाता है. तो ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपने कंट्री के मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज साइट्स को कैसे केयर करें. वी मस्ट नॉट डैमेज एनी पार्ट ऑफ सच बिल्डिंग्स. और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिल्डिंग से किसी भी पार्ट को डैमेज नहीं करना चाहिए. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गुड सिटीज़न कि हम अपनी कंट्री का, उसमें मॉन्यूमेंट्स, हमारे कंट्री में जो मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, इन सब का केयर करना ये एक गुड सिटीजन्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. और बीइंग अ सिटीज़न हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए. नेक्स्ट इज़ you can see in this picture also whatever I have told you right now. Scribbling names on the walls of monuments is not a healthy habit. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज वगैरह पे इन सारी चीज़ों को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. इन सारी चीज़ों पर लिखना, अननेसेसरी उनको गंदा करना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ सच अ बैड थिंग, रॉन्ग थिंग. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम इन बातों का ख्याल रखें और अपने कंट्री के मॉन्यूमेंट्स को केयर करना ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. लुक एट this one also. This is a park where the children playing there. Now next is, just look at this picture. This is also the part of public property, park. So here is, in this picture you must have observed how people of all ages enjoy exercising, walking and playing in parks.
There are flowers, green plants, benches, fountains, and swing in parks. We should walk on the path meant for walking and play in the play area. We should not pluck flowers or damage plants. Some people walk with their pet dogs in the park. They must bring them on a leash. If the dog litters, the litter should be collected and thrown in the waste bin. So here is so many things you can observe, how the people is doing, what the children is doing, everything, and what I have already discussed right now. So now next is street lighting. Look at in this picture. Street lighting is meant for the convenience of the common people. अब ये कॉमन पीपल के कन्वीनियंस के लिए ही स्ट्रीट लाइटिंग प्रोवाइड की जाती है, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है. स्ट्रीट लाइट्स शुड नॉट बी डैमेज्ड. सम चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स एंड ब्रेक देम. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. अब स्ट्रीट लाइट कॉमन पीपल के कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट द्वारा, और आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे बच्चे जो हैं उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं. थ्रो ए स्टोन एंड ब्रेक देम. दिस इज़ नॉट द गुड थिंग. Street lights are important to light up the city at night. They provide safety and prevent accidents. Street light हमें safety provide करती है, accidents जैसे cases से बचाती है, prevent करती है. Taking illegal connections from street lights is a wrong act. अब illegally स्ट्रीट लाइट के कनेक्शंस को लेना ये भी एक गलत चीज़ है. इस तरीके से भी हमें नहीं करना है. इट इज़ द थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसे बिजली की चोरी कहा जाएगा अगर हम इलीगली कनेक्शंस को लेते हैं स्ट्रीट लाइट के. वी शुड डू आवर बेस्ट टू कंट्रोल दिस रॉन्ग एक्ट. और हमें इस रॉन्ग एक्ट से कुछ ज़्यादा बेटर करना चाहिए. कैन यू इमेजिन योर सेल्फ वॉकिंग ऑन अ रोड एट नाइट वेयर देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स? What could happen to you? आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप वॉक कर रहे हो रोड पे रात के टाइम में और वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो यू कैन इमेजिन what could happen to you. It's very easy to assume the things. So just look at in this picture also. Street light should not be damaged as poorly lit roads can cause accidents. Next topic is public places and offices. We must develop a habit of keeping the public places and offices spick and span. The first word is coming here, spick and span. What is the meaning of these lines? Spick and span means neat and clean, which have already given on your page number 45. You can see. So before read this chapter, you all have to be learn the word meanings of this chapter, then read this chapter and try to understand this chapter through this video. Okay, so we must develop a habit of keeping the public places and offices spick and span. हमें पहले तो अपने हैबिट को डेवलप करना चाहिए ताकि हम पब्लिक प्लेसेस को, ऑफिसेस को नीट एंड क्लीन कर सके, रख सके. थ्रोइंग लिटर इन पब्लिक प्लेसेस में थूक फेंकना, विंडोज़ डैमेज करना, डोर्स गंदा करना, spitting and damaging windows and doors are bad habits, such a bad habits. So next is we should take pride in keeping our town or city clean. हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने सिटी को क्लीन करते हैं, क्लीन रखते हैं. टाउन सिटी जो भी है, जो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने टाउन और सिटीज़ को क्लीन रखें. लिफ्ट्स आर प्रोवाइडेड इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स. लिफ्ट जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते. जहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं वहीं पे आपको लिफ्ट जैसे ऑप्शंस मिलेंगे. वी शुड यूज़ देम केयरफुली. लिफ्ट को हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए. वी शुड यूज़ पब्लिक टॉयलेट्स विदाउट वेस्टिंग वाटर. वी शुड नॉट यूरिनेट एनीवेयर. कहीं पे भी यूरिनेट करना इट्स रॉन्ग थिंग. In some countries the laws are very strict and people are conscious of cleanliness. Each one of us must ensure that we should follow proper habits and learn to be clean. Other countries में
ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों को करना। अगर अदर कंट्रीज़ में इन सारी चीज़ों गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए हमें वहाँ पे पनिश किया जाता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अपने कंट्री में भी ऐसी रूल्स को फॉलो करें। अगर हम करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अपने पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेज सबको क्लीन रखें, टाउन को क्लीन रखें, सिटीज़ को क्लीन रखें। Next is public library. Public libraries are set up in many places for the benefits of people. Public libraries बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे सेटअप किए जाते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज़ के, ताकि लोग इससे बेनिफिट ले सकें। पीपल बोरो बुक्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम दीज लाइब्रेरीज। पीपल बुक्स ले सकते हैं लाइब्रेरी से, मैगजीन्स ले सकते हैं। सम पीपल टीयर ऑफ पेजेस ऑफ बुक्स, deface their covers or make marks on them. This is such a wrong thing. This is very wrong as the books are marks on them. This is very wrong as books are the public property. लाइब्रेरी की बुक्स के साथ अगर आप छेड़खानी कर रहे हैं, उसके पेजेस को फाड़ रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, तो ये लाइब्रेरीज़ के बुक्स हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी हुए, तो आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप बुक को डैमेज करोगे, किसी प्रकार से आप बुक को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से कोई दूसरा स्टूडेंट या दूसरे लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि बुक्स हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी और ये जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है जो हमारे कन्वीनियंट के लिए बनाई जाती है, हमारे बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती हैं, हमें इनका अच्छे तरीके से केयर करें। सो if a person damages books, other will suffer. We should take care of books. Next is caring for a school. The school provides facilities that are used by everyone. Schools facilities provide करता है ताकि हर कोई उसकी facilities को ले सके. We should not scribble on a scratch on the desk or tilt chairs while sitting on them. It damages the property and can be very dangerous. अब स्कूल हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है हमारे यूज़ के लिए। हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट्स जो है स्कूल फैसिलिटीज़ का लुफ्त उठा सकते हैं, राइट। स्कूल में जो भी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो स्टूडेंट्स उन सारे फैसिलिटीज़ का यूज़ लेते हैं, और ये स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो इस सारी फैसिलिटीज़ का, प्रॉपर्टी का गलत यूज़ ना करें। वी शुड नॉट स्क्रिबल और स्क्रैच ऑन द डेस्क। हमें स्कूल प्रॉपर्टी लाइक डेस्क हो गया, टेल चेयर हो गए, ठीक है, बैठने टाइम तो जो भी है इस पर स्क्रिबल नहीं करना चाहिए, स्क्रैच नहीं करना चाहिए, ना ही डैमेजेस करना चाहिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए भी डेंजरस होगी। एक तो ये गलत चीज़ है कि स्कूल हमें प्रोवाइड्स करती है फैसिलिटीज़ को और हम उसे ख़राब करते हैं, उसके ऊपर स्क्रिबल करते हैं, स्क्रैच करते हैं, उसे डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और कभी कभार हम ऐसी चीज़ों को करते करते खुद को भी नुकसान पहुँचा देते हैं। सो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस ऑल्सो. The walls of classroom should be kept clean. We should take care of each and every in our school. हमें क्लासरूम के वॉल्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ़ इच एंड एवरीथिंग इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, लाइक अ गार्डन, क्लासेस, बेंचेस, डेस्क, चेयर्स, एवरीथिंग, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम हर चीज़ को क्लीन करके रखें, उन सारी चीज़ों की केयर करें. So next topic is playground. Playgrounds should be kept free from litter. We should throw waste papers and fruit peels in the waste bin kept at the proper place. अब प्लेग्राउंड जो होता है वो हमारे बेटर इन्वायरमेंट के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है. स्कूल में प्लेग्राउंड्स स्टूडेंट्स के प्ले करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल्स द्वारा, और अगर हम उन्हें ही गंदा करने लगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं प्लेग्राउंड्स का फ़ायदा लेते हैं, यूज़ करते हैं जब हम खेलते हैं. कोई भी स्पोर्ट्स गेम हुआ या गेम पीरियड हुआ, तो इन सारी चीज़ों में हम प्लेग्राउंड का ही यूज़ करते हैं, और ये स्कूल द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़ है. तो हमें
इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक वेस्ट पेपर, फ्रूट्स पील्स, इन सारी चीज़ों को हमें वेस्ट बिन में डालना चाहिए, ना कि प्लेग्राउंड में फेंक देना चाहिए। जो प्रॉपर प्लेस बनाए गए हैं वेस्ट पेपर्स के लिए, वेस्ट मटेरियल्स के लिए, उन्हें प्रॉपर प्लेस पे ही डालना चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स शुड बी यूज्ड केयरफुली। वाटर टैप्स शुड बी टर्न्ड ऑफ आफ्टर यूज़। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए। वाटर टैप्स हमेशा बंद होना चाहिए, जब भी उसका यूज़ हो जाए तो वाटर टैप्स बंद कर दें। अननेसेसरी वाटर का मिसयूज़ ना करें। इफ़ वी लर्न टू फॉलो रूल्स ऑन हाउ टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी इन स्कूल, वी शैल बिकम आइडियल स्टूडेंट। अगर हम इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, सीखते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर schools materials or facilities, whatever the schools provided us, the different type of facilities for our use, तो अगर हम इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, सीखते हैं, तो मे बी कि हम एक आइडियल स्टूडेंट्स कहलाएं। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हम इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक गुड स्टूडेंट्स की तरह हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, केयर करते हैं, जो फैसिलिटीज़ स्कूल द्वारा प्रोवाइड की गई है हमें, हम उन सारी फैसिलिटीज़ का केयर करें, क्लीन रखें अपने स्कूल्स में, क्लासेस और जो भी प्लेसेस प्रोवाइड किए गए स्कूल्स द्वारा, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, इन सारी जगहों को हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम क्लीन रखें, उसकी केयर करें, डैमेज ना करें, वेस्ट ना करें, ना ही किसी प्रकार का लॉस करें, तो हम हो सकता है इन फ्यूचर एक आइडियल स्टूडेंट्स कहलाएं। नाउ द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। होप you all are understand this chapter properly. So till then, bye bye, take care and ready for the next classes. Thank you.